ओके, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो फाइनल लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में अपन स्टडी कर रहे थे अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर अपन ने क्या कहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे जब एक सैंपल लेते हो तो आप 1 मोल ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेते हो, आप अब इसको जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जो सभी न्यूक्लियस हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं होते, है ना, या विद दी न्यूक्लियस विद दी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर वही न्यूक्लियस एब्जॉर्प्शन करते हैं जो अगेंस्ट दी विद द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, मतलब फ्लिप करते हैं। फ्लिपिंग को अपन क्या बोल रहे हैं कि वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि किस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन होगा और किस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब आपके लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में पार्टिकल्स दोनों का नंबर इक्वल होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। या फिर मान लो कि कुछ अमाउंट, जैसे 10 पार्टिकल का एग्जांपल, 10 न्यूक्लियस का अपन ने एग्जांपल लिया था। अगर 6 न्यूक्लियस आपके लोअर एनर्जी में है और 4 न्यूक्लियर आपके हायर एनर्जी लेवल में है, तो केवल एक जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। बट अपन जब NMR का जो ग्राफ अपन निकालते हैं तो अपन ये चाहते हैं कि अपना जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है, जो रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन है, वो उसकी पीक क्या होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए ना, उसकी हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर पीक आएगी आपके पास ग्राफ में, ठीक है। और दूसरा, वो पीक कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। अब ये सब क्यों ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ग्राफ से ही आप क्या स्टडी करते हो, उस मॉलिक्यूल की स्टडी करते हो। अगर वहाँ पे आपके पास जो पीक है वो क्लियर नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है, तो आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप है ना पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है, किस टाइप का है, या कौन सा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपकी जो NMR ग्राफ के अंदर जो पिक आ रही है वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है NMR ग्राफ के लिए, ताकि आप क्या कर सकते हो, क्लियरली आप पहचान सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा न्यूक्लियस है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन की कंडीशन बता दी थी कि किन कंडीशन में एब्जॉर्प्शन होगा और किस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और वहाँ पर मैंने आपको एक लॉ के बारे में बताया था, है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि उन्होंने कहा था कि अपन रूम टेम्परेचर पर अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं तो कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी लो होती है, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी हाई होती है, और जो लोअर स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अमाउंट थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी स्टेट के पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने बताई थी। आज अपन क्या कर रहे हैं, देखो, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है ना, और उस न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर I कितना है, हाफ है। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +½ और -½ है ना। तो दो एनर्जी लेवल आएंगे यहाँ पर। फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या हो गया, +½ जो लोअर में, और दूसरा क्या हो जाएगा -½ ये आपकी क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर मैंने ये एनर्जी लेवल, ये ग्राफ मैंने पहले भी बनाए हैं, है ना। इस तरह से अपन एनर्जी लेवल के ग्राफ बनाते थे कि भाई ये +½ एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। और इन दोनों जो एनर्जी लेवल हैं उनके एनर्जी का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू बीटा H0I। मैंने म्यू क्या होता है ये बताया था आपको, बीटा क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, H0 क्या है, द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी स्ट्रेंथ है ये, और I क्या है यहाँ पे, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस एनर्जी लेवल्स, इन एनर्जी लेवल्स की भी एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो, मान लो, एज्यूम कर लो कि आपके जो हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, N1। इसको अपन N1 मान लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन हायर एनर्जी लेवल कितने हैं, N1, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन लोअर एनर्जी लेवल कितने हैं, N0 या N0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रेशो निकालूं, मैं क्या फाइंड आउट करूं, रेशो फाइंड आउट करूं N1 और N0 का। तो देखो, कल मैंने जो कंडीशन आपको पढ़ाई थी, कल जो लास्ट लेक्चर में अपन ने कंडीशन के बारे में स्टडी किया था कि लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में बराबर हो जाए न्यूक्लियस का नंबर तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो वही जो चीज मैंने कल आपको समझाई थी, आज रेशो के रूप में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ रेशो फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखो, रेशो निकालो, किसका, रेशो ऑफ हायर एनर्जी पार्टिकल्स एंड रेशो ऑफ लोअर एनर्जी पार्टिकल्स, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन हायर लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनका रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं N1/N0 या N1। तो अगर ये 1 के इक्वल आए, 1 के इक्वल कब आएगा, है ना, जब आपके क्या होगा,
N1 इज इक्वल टू N0। मतलब आपके हायर एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो लोअर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होंगे, तब इस रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और इस कंडीशन में लास्ट लेक्चर में भी अपन ने समझा था कि एब्जॉर्प्शन फिनोमिना नहीं होगा, रेडिएशन जो न्यूक्लियस है वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन द रेशियो ऑफ N1 अपॉन N0 इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो N1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन हायर एनर्जी स्टेट, वो हाई है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो N1 की वैल्यू ज्यादा है, N0 की वैल्यू कम है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, और यहां पर N1 N0, ठीक है, अगर N1 N0 की वैल्यू लेस देन है 1, लेस देन का मतलब क्या होता है, 1 लेस देन कब आएगा, जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल इन हायर एनर्जी लेवल इज लेस देन नंबर ऑफ पार्टिकल इन लोअर एनर्जी लेवल, तो यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो कुल मिला के ये बात है कि इन दो कंडीशन में तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इस थर्ड कंडीशन में एब्जॉर्प्शन होता है जब आपके N1 और N0 का जो रेशो है वो कितना, लेस देन 1 हो। तो यहां पर ये रेशो जितना कम होगा, है ना, मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूं कि ये जो आपके पास N1 और N0 का जो रेशो है वो जितना कम होगा, जितना कम होगा, इस डिक्रीज का एरो बना रहा हूं, उतना ही आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अपन क्या चाहते हैं, अपन यही चाहते हैं कि अपना एब्जॉर्प्शन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो पीक मिलेगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का होगा, वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, तो ये इस रेशो की वैल्यू जितनी कम होगी, N1 अपॉन N0 की रेशो की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही एब्जॉर्प्शन क्या होने वाला, हाई होने वाला। तो अपन को कुल मिला के करना क्या है, इस रेशो को डिक्रीज करना है ना। मैं कल आपको बात करा था, कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि अपन क्या ऐसा करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि N1 और N0 के रेशो को कम से कम रखो, जितना हो सके इसको कम से कम रखो, तो आपके एब्जॉर्प्शन उतना हाई होगा। तो अब इसको कम कैसे रखेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, तो यहां पर आप N1 और N0 के रेशो को कैसे कम रख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके अकॉर्डिंग देखो एक फॉर्मूला होता है, N1 अपॉन N0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा E अपॉन kb t। ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब पढ़ा होगा गैसेस के लिए, तब ये फॉर्मूला वहां पर आता है ना। वहां पे बोल्ट्जमान ने और मैक्सवेल ने दोनों ने मिलकर ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहां पर ये kb क्या है, तो kb है आपके बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ये। और T क्या है, T टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो। तो भी kb तो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये क्या है, T क्या है, टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर आप NMR को या कोई भी आपके जो सैंपल को आपने रखा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इस टेम्परेचर को भी मैं क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं। अगर मैं इस टेम्परेचर को भी यहाँ पे कांस्टेंट कर दूं, तो अब जो आपके N1 और N0 का जो रेशो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो ओनली डिपेंड करता है किस पर, डेल्टा E पर। और डेल्टा E क्या है, तो डेल्टा E है आपके एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स, है ना। एनर्जी लेवल्स के बीच का क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर ये माइनस है ना, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, ये आपकी क्या है, e टू द पावर माइनस में। मतलब क्या है कि अगर आप डेल्टा E को जितना इंक्रीज करोगे, एनर्जी डिफरेंस को जितना इंक्रीज करोगे, उतना ही आपके जो रेशो है N1 अपॉन N0 का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कि जितना आप एनर्जी लेवल्स को, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अपन कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, हाफ है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ हो गए, दो एनर्जी लेवल्स आ गए, है ना। उसी तरह से आप अलग अलग जो न्यूक्लियस है उसके स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। तो एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा,
उतना ही ये N1/N0 का जो रेशो है वो कम होगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब ये, पहले मैंने ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो तो N1 और N0 के रेशो को कम से कम रखो, और N1 और N0 के रेशो को कम से कम रखने के लिए आपको डेल्टा E मतलब एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा रखना है। ठीक है, और ये एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फॉर्मूले में देखो ध्यान से, यहां पर है ना, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो आपके सीधा रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है किसके? H नॉट के, है ना। H नॉट यहाँ पे क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप डेल्टा E की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको डेल्टा H की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, H0 की वैल्यू या H नॉट की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये है कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और उतना ही ज्यादा क्या, उतना ही कम होगा क्या? N1/N0 का रेशो, और N1/N0 का रेशो जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन क्या होगा? उतना ही हाई होगा। ठीक है, तो ये क्लियर बात है। तो आपको क्या करना चाहिए? जो प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन डेंसिटी की, जो प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन डिफरेंसेस की, जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहिए। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डेल्टा E की वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा E वैल्यू बढ़ेगी तो N1/N0 कम होगा, और N1/N0 जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन उतना हाई आएगा, तो आपकी जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा ग्राफ मिल सके। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक यहाँ पर थोड़ा सी बात है कि ये तो बात समझ में आ गई कि अगर जो पीक है, एब्जॉर्प्शन की पीक है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए मुझे ये करना चाहिए। पर एक बात अभी भी ये समझ में नहीं आई है कि अगर मुझे सिग्नल कंटिन्यूस चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पीक को इंक्रीज करने के लिए, पीक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए तो मुझे ये फंडा अपनाना चाहिए। पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ग्राफ है वो कैसा है? कंटिन्यूस हो, है ना, तो उस कंटिन्यूटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बस ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो आपको ये ग्राफ जब अपन समझेंगे तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना, तभी उस ग्राफ को आप समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।